तो नमस्ते। मेरा नाम अमन राज है और हम आईआईटी दिल्ली में सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। और अभी हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री कर रहे थे। ये तीसरा वीडियो है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट हमने लगभग लास्ट के एक दो वीडियो में देख लिया है। और लास्ट वाले वीडियो के लास्ट आधा घंटा 45 मिनट में 45 मिनट्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, करीब 8-10 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैप्टर के बाकी बचे सभी क्वेश्चंस को आज समाप्त कर दिया जाए, अच्छे से समझ के। ऐसा नहीं कि करे जा रहे हैं क्वेश्चन बस हो गया, ऐसा नहीं है, मतलब समझते हुए, ठीक है। मोस्टली सारे क्वेश्चन जो भी होंगे, क्या कहते हैं, मतलब मेंस में भी एनसीईआरटी के लेवल कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं मे भी, पर उतना नहीं आएंगे। मतलब एनसीईआरटी के लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, काफी बेसिक होते हैं, ठीक है। तो आपका बेसिक में भी फॉर्म कर दे। पर हाँ, उतना ये सब क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं पूछते हैं। जेई मेंस में से टफ क्वेश्चन आएंगे, इजी तो नहीं आएंगे मोस्टली। या अगर इजी आएंगे तो उस टाइप के आएंगे। आप पूछ लेगा कि विटामिन B12, मतलब विटामिन B12 बोलता है, मतलब कुछ भी इजी क्वेश्चन सर टाइप ऑफ मेमोरी बेस्ड होगा। नहीं तो इजी क्वेश्चन तो आमतौर पे इससे इजी तो नहीं आएगा हमको लगता है। बाकी अब मेंस का पैटर्न अलग कर दे या कुछ और कर दे तो हमको पता नहीं है फिलहाल। पर ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेता है एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, पर इनको करने के बाद आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बाहर से करिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो मॉड्यूल करिए। अगर आप घर में बैठे कर रहे हैं तो किसी का मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आप फोन चला, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप फोन यूज कर रहे होंगे। और जब फोन यूज कर रहे होंगे तो आपके पास, और ये वीडियो आप नेट से ही देख रहे होंगे, तो नेट में हजारों इस तरह के क्या कहते हैं लिंक मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या कहते हैं आपको ये मिल जाएंगे मॉड्यूल्स। और प्लस हमने एक बुक भी बोला था नीरज कुमार की, वो बुक भी मिल जाएगा। तो उनमें से किसी एक को भी डाउनलोड करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। मतलब आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो उतना बढ़िया है, मेरा कहना ये है, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं 1.11 क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, what is the concentration of sugar in mole per liter if it's 20 gram are dissolved enough water to make a final volume up to 2 liters, है ना। आपको कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला याद है? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला था, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब तो क्या है कि आपको अगर फॉर्मूला रखने में दिक्कत हो रही है तो उसको लिखिए, जितना बार लिख सकते हो उतना बार लिखिए। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो फॉर्मूला को लिख डालिए, तो लिखते लिखते याद हो जाता है। तो अब क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट क्या है, वो शुगर है। शुगर के पहले मोल्स निकालना होगा। यहाँ पे हमें गिवन वेट कितना है शुगर का, 20 ग्राम। तो चलिए अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मोल वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ये WT मतलब वेट, ठीक है। तो 12 गुना 12, 12 कार्बन प्लस 22 गुना 1 है, मतलब 12 गुना कार्बन का वेट प्लस 22 गुना हाइड्रोजन का वेट प्लस 11 गुना ऑक्सीजन का वेट, ठीक है। तो 22 into 1 प्लस 11 into 16, आई गेस सब कुछ सही है। तो इस तरह से करते हुए 144, 144 प्लस 22 प्लस 176 गिव्स अस, कितना गिव्स करेगा, 44 प्लस 76 कितना होता है, 80, 40, 120, 120 प्लस 200, 320, 320, 342, 342, ठीक है। तो अब हम मोल निकाल सकते हैं इससे, है ना। मोल निकाल सकते हैं, चलिए मोल निकालते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या है, मोल का फॉर्मूला है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। क्या है मोल का फॉर्मूला, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, मोल कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलिए मोल कैलकुलेट, हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, आप हाथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को तो कैलकुलेटर नहीं है। 0.058 मोल्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तब कुछ करना है नहीं। 0.058 बाई पीछे में वॉल्यूम कितना दे रखा है, 2 लीटर, तो मोल पर लीटर, बस अब डिवाइड कर देना है। 0.029 मोल पर लीटर आ गया आंसर आपका, यही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, आसान है, इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं होगा ये सब, ठीक है, ये सब में।
तो इसको छोड़ते अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छोड़ना क्या मतलब, पूरा कर लिया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 1.1। वो कहता है हमें कि इफ डेंसिटी ऑफ मेथनॉल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मेथनॉल is equal to 0.793 kg per liter, then what is the volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 m solution। मतलब हमें मिथेनॉल का एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 0.25 m, और हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो होगा 2.5 लीटर। चलिए ठीक है, पहले कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन 0.25, नंबर ऑफ मोल्स को n मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2.5 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2.5 इंटू 0.25, यानी कितना हो गया भाई 0.625, है ना। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.625। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, मेथनॉल है, मेथनॉल का बनेगा। तो इससे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 4 इंटू हाइड्रोजन का वेट प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का वेट प्लस 1 इंटू कार्बन का वेट, यानी 12 4 16 12 28, 12 4 16, 16 16 32, 32, 32, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया CH3OH का कितना है 32। तो हमें वेट रिक्वायर्ड पता चल जाएगा। तो वेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो 0.625 इंटू 32। अब इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, कर ही लेते हैं। 2.5/4 इंटू 32, तो 4 8 32, 40 7 16 4 20, 20 ग्राम्स। वेट रिक्वायर्ड इज 20 ग्राम्स। अब उन्होंने बोला कि इनको वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो इसको चलिए पहले बदल देते हैं केजी में। हाँ, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो, डेंसिटी का फॉर्मूला याद है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। तो 0.02 kg, 0.793 kg पर लीटर। तो इस समय लीटर में आ जाएगा वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना होगा। 0.02522 लीटर्स, और इसको ml में बदले तो 25.22 मिलीलीटर्स, है ना। आसान, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, इजी से आराम से ही बन गया ये वाला क्वेश्चन। हमको तो इतना कुछ इसमें लगा नहीं। मतलब क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि कभी ये दे दिए तो वो पूछ दिए, वो दे दिए तो ये पूछ लिए, इससे इधर उधर घुमा उमा तो भाई बस दो फॉर्मूला यूज करिए, उसमें दो वेरिएबल्स पता, तीन वेरिएबल का फॉर्मूला है, तीन वेरिएबल अर्थात जैसे डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम का। हमें पता है मास, हमें पता है डेंसिटी, तो वॉल्यूम निकाल दी। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स में हमको वेट पता है, हमको मोल्स पता है कि गिवन वेट या रिक्वायर्ड वेट निकाल दी। वही है बस, A इक्वल टू B इंटू C। हमें B पता है, A पता है, तो C निकालो, ऐसा टाइप का है, ठीक है। इसमें कुछ नया बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं 1.1। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज कितना, पास्कल इज एक्स। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज इतना, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, क्यों नहीं दिक्कत है, तो देखिए मास दे दिया है ना, मास ऑफ एयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया है ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1034 ग्राम, यानी हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में करीब 1034 केजी एयर है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 1.034 इंटू 10⁴। 1 मीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना केजी है, तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना केजी एयर होगा, है ना। अब क्या करना है, तो मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना एयर है,
अब जैसे देखिए यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या होगा, एयर के द्वारा फोर्स बाई एरिया, एयर का प्रेशर यही होगा ना, एयर का फोर्स बाई एरिया। अब एयर का फोर्स क्या है, उनका वेट ही है। अब वो अलग से तो धक्का मार नहीं रहा है, खाली वो वेट के कारण उसका फोर्स लग रहा है। तो एयर का वेट निकालना होगा, तो ये जो है ये मास है। क्या है? ये मास है। इसको हमको निकालना होगा क्या, फोर्स में, यानी वेट बदल, वेट में निकालना होगा। इसका वेट के लिए हमको क्या करना होगा, मास गुना ग्रेविटी का फोर्स। तो 1.034 इंटू 10⁴ इंटू 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8। कोई कोई ज्यादा अप्रोक्सीमेट करके 10 भी कर लेते हैं, पर थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग 9.8। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वैल्यू जो आएगा 1.034 इंटू 9.8, 10.132, यानी 1.0133 इंटू 10⁵ न्यूटन। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। 10th क्लास में पढ़े या 9th क्लास में, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो बस, तो हमें वेट पता चल गया। तो फोर्स क्या हमें पता चल गया, फोर्स है हमारा वेट, वेट कितना है, ये वैल्यू है। ठीक है, हमें क्या है, एरिया भी पता चला है, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, हमने तो 1 मीटर स्क्वायर का सब कुछ लेके किया है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स पर एरिया, तो 1.01332 इंटू 10⁵ न्यूटन, और नीचे में 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल्स। इसको और थोड़ा एलोबरेट करके लिखे तो इतना पास्कल एयर प्रेशर है। बस हो गया, आसान था ना, इजी सा ही है, इसमें कोई मतलब माथापेची करने लायक उतना है नहीं, है ना, इजी है। तो अब आगे चलते हैं, 1.14, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, केजी, एंड हाउ इज इट डिफाइंड, कैसे डिफाइन किया, हमें तो याद नहीं, देखना होगा। हाँ, जब इसका ये डिफिनेशन रखना होगा, हमने उस दिन बताया था, पर एग्जैक्टली हम लोगों ने भी इसका डिफिनेशन कुछ खास पढ़ा नहीं था। तो इसमें जो डिफिनेशन लिखा हो वो रटने के अलावा मेरे, हमारे पास और आपके पास, दोनों के पास तो पाए। बोर्ड में आमतौर पर बोर्ड में पूछते हैं, और कभी कभार मैं भी जेई मेंस में पूछते हैं, जेई एडवांस में आज तक मुझे क्वेश्चन देते हैं, पुराने पेपरों में तो हमें नहीं देते। ठीक है, वो उतना कुछ है नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह से 1.15 ये भी प्योर मेमोरी बेस्ड है, इसमें भी मेरा कुछ करने का है नहीं। ठीक है, हमने बताया था माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻⁶। डेका क्या होता है, 10। मेगा क्या होता है, 10⁻⁶। गीगा क्या होता है, 10⁻⁹। फेम्टो क्या होता है, 10⁻⁻15। मतलब क्या है कि आपको 10⁻⁻15 से लेकर 10⁻15 तक के बीच के जो नाम है वो याद है, नहीं 10⁻15 तक का नहीं, 10⁻9 तक, 10⁻⁻15 से 10⁻9 तक का, यानी फेम्टो से गीगा तक का याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार 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 यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अब आते हैं किस पे, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 1.16 में, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या था कि जब कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें प्रेजेंट हर एक डिजिट का कुछ वैल्यू होता है ना, उसमें प्रेजेंट हर एक डिजिट का वैल्यू होता है, और उस हिसाब से वो काफिला सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स का डिफरेंस जाना है। The uncertainty in the experiment or the calculated value defined by indicated by mentioning the number of significant. Significant figures are meaningful digits which are known with certainty plus one which is esteemed or uncertain. मतलब हमको इसको खास फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी क्या कहते हैं पहले डिटेल में बता रखा है, वो डेफिनेशन फिर से यहाँ दे रखा है, वो हम दे दिए। मतलब क्या है कि कुछ वैल्यू अगर है, ठीक है, कि 0.0234, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, तो वो डिफाइन किया गया है, वो सब हमने मतलब बताया है। ठीक है, उस टाइम तो आप पुरा, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर चलिए फिर से सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब क्या है कि सिंपल भाषा में है कि हम लोग जो मेजरमेंट वैल्यू लेते हैं, वो मेजरमेंट्स में जो डिजिट्स होते हैं वो आमतौर पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। ठीक है, प्लस उनके साथ और भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, उनसे हमें पता चलता है। मतलब जो मेजरमेंट्स है उसमें जो मीनिंगफुल डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे
0.0246, ठीक है। इसमें ये 246 मीनिंगफुल है, ये जीरो का काम नहीं है। क्यों काम नहीं है? क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको इसको हम 2.46, सॉरी, इसको फिर हम 0.0246 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.0000246 इंटू 10⁻, टू लिख सकते हैं। तो मतलब ये स्टार्टिंग वाले जीरो का वैल्यू है नहीं, क्योंकि उसको हम हटा सकते, लगा सकते हैं। पर हाँ, ये 246 मीनिंगफुल है, ये रिक्वायर्ड है। तो इन्हीं को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो चलते हैं अपना फिर, वो क्वेश्चन पे डिफिनेशन हो ही गया है। तो फिर अब चलते हैं 1.17 पे। और एग्जैक्टली पूरा डीप में डिटेल में अगर सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा समझना है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 1.17। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform Cl3, ठीक है, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass. सही है, 15 ppm by mass. ppm इसमें नहीं पढ़ाया था इन्होंने। अच्छा ठीक है, ppm समझाते गए। ppm मतलब 1 पार्ट पर मिलियन, ठीक है, 1 पार्ट पर मिलियन। यानी अगर हम 1 मिलियन वैल्यू लेंगे तब वो एक, ठीक है। जैसे अगर कोई बोल दे कि 1 ppm बाई मास है, ठीक है, 1 ppm बाई मास इन वाटर, या फिर एग्जांपल में शुगर इज प्रेजेंट इन वाटर इन अमाउंट ऑफ 1 ppm बाई मास, ठीक है, शुगर इज प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, और सॉरी 1 ppm शुगर इज प्रेजेंट इन वाटर 1 ppm बाई मास, ठीक है। ppm में उनको लिखना होगा क्या कह रहा है। तो 1 ppm बाई मास शुगर इज प्रेजेंट इन वाटर, अर्थात जब हम 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर लेंगे, जब हम 1 मिलियन ग्राम ऑफ वाटर लेंगे तो उसमें 1 ग्राम शुगर हो, बस यही है पीपीएम, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ बोला है कि 15 ppm बाई मास प्रेजेंट है CaCl3 इसमें वाटर में। यानी जब हम 1 मिलियन ग्राम पानी लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो जब हम 1 मिलियन ग्राम पानी लेंगे तब उसमें 15 ग्राम CaCl3 होगा। तो फिर करना क्या, परसेंटेज निकालिए। परसेंटेज मास पूछा है, तो 15/10⁶ इंटू 100%, यानी 15 × 10⁻⁻4%, यानी 1.5 × 10⁻³ दिस इज द मास परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं ना, आसान सही है। उसी के बाद डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, ये भी सही है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि 10⁶ ग्राम में 15 ग्राम CaCl3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको मोल्स में बदलना होगा सबसे पहले। तो इसका मोलिकुलर वेट होगा, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन प्लस 3 क्लोरीन का वेट, यानी 12+1+3=15, 35, 35×105, 106.5, यानी 13, 119.5 है वो, तो सही हो, 12, 18, 18, 19, 119.5, 119.5 ग्राम मॉलिकुलर वेट है, ठीक है। तो इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ CaCl कितना होगा, 15/109.5। अब इसको अप्रोक्सीमेट करके 15/120 भी कर सकते हैं, पर क्यों ही करना है। आप लोग अप्रोक्सीमेशन तभी करिएगा जब ऑप्शनल वाला, ऑप्शन वाला। अगर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल वाला हो तब यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं करिएगा, उससे एरर आ जाएगा, वो पक्का ही रह जाएगा। इसलिए जब ऑप्शन हो तभी क्या, ऑप्शन वाला हो तभी अप्रोक्सीमेट करिएगा, उसमें भी सही होने के चांसेस कम ही होते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हो, तो ऑप्शन पे बेस्ड होता है, पर फिर भी सावधानी से करिएगा जो भी करिएगा। जिससे आ गया 0.1255 मोल्स ऑफ CaCl। तो अब हमें मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी क्या था याद है, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बस अब क्या करना है, हमको तो कुछ करना है नहीं ना, आपको कुछ करना है। 10 पावर
3, क्योंकि हमने 10⁻6 ग्राम्स लिया था, यानी 10⁻3 kgs। तो हो गया, आंसर आ गया 1.255 इंटू 10⁻⁻4 मोलर। यही होगा मोलारिटी। किसी को कोई दिक्कत है ना? ठीक है, तो फिर करना क्या है, खत्म कहानी इसका, इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। साइंटिफिक नोटेशन बदलना है। साइंटिफिक नोटेशन पता ही है, तो बस अब सिंपल सा बदल देता हूँ। मतलब क्या है कि हमें इसको a इंटू 10⁻, साइंटिफिक नोटेशन यही होता है, a इंटू 10⁻b में लिखना है, जिसमें a एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही इंटीजर है, उससे ज्यादा नहीं है, और वो इंटीजर नॉन जीरो होना चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखना। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वही किया हमने, 0.048 को इस तरह से डेसिमल में बदला कि यहाँ पे डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर है, वो नॉन जीरो इंटीजर है, बाकी कुछ नहीं है। और फिर उसको 10 पावर्स के टर्म्स में लिख दिया, इंटू 10 पावर्स के टर्म्स में। ठीक है, उसी तरह से सेकंड वाला भी 234,000, इसको लिखेंगे 2.34 इंटू 10⁻5। हमें डेसिमल से यहाँ पे लाना होगा, है ना? यहाँ से उठा के डेसिमल में यहाँ लाना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, इसको 10⁻5 से डिवाइड करना होगा, उसी हिसाब से फिर 10⁻5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8008। अभी डेसिमल्स यहाँ पे है, हमको डेसिमल यहाँ पे लाना है ना, यही लाना है ना, क्योंकि हमें डेसिमल से पहले एक इंटीजर चाहिए। ए जो है, ए इंटू 10⁻b में ए जो है, उसमें डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो इंटीजर है ना? बस, तो हमको डेसिमल को उठा के यहाँ से यहाँ लाना है। यहाँ तो ला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जो हमें चाहिए नहीं। और यहाँ नहीं ला सकते हैं। यहाँ क्यों नहीं ला सकते? तो बन जाएगा 80.08, जो हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि डेसिमल से पहले हमें सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, वो नॉन जीरो होना चाहिए, बस। ठीक है, तो सबसे बेस्ट पॉइंट यही होगा, है ना? तो फिर इसको लिखेंगे 8.008। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको इस नंबर को बाई 10⁻3 करना होगा, तो उस हिसाब से फिर यहाँ इंटू 10⁻3 भी करना होगा, बस हो गया आंसर। है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? हमको नहीं लगता आपको ये सब समझाने की जरूरत होगा, ये सब। उसी तरह से 500.0, इस पॉइंट को हमको उठा के यहाँ लाना है, बस। तो इसके लिए हमको इसको 100 से डिवाइड करना होगा, तो 5.00। अब फिर इसको 100 यानी 10⁻2 से डिवाइड किए, तो इसको 10⁻2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। जब आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, क्योंकि नंबर को बराबर रखना है ना, नंबर को नहीं बदलना है, नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना? और फिफ्थ का तो कुछ, फिफ्थ में तो कुछ करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में, तो यहाँ 10⁻0 आ जाएगा। 10⁻0 1 होता है, खत्म बात। अब आते 1.19 पे। ये क्या है भैया? सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है इसमें। इसमें तो कुछ करने को है नहीं मेरे तरफ से, तो बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला के बेस पे करना है। तो चार फॉर्मूला बोलते हैं, रूल्स। तो रूल्स क्या है? डेसिमल्स के बाद के डेसिमल के बाद के जीरो, डेसिमल्स के बाद के ट्रेलिंग जीरो यानी एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है। कोई भी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है। कोई भी अ, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच के प्रेजेंट जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। कोई भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। और क्या था? 0.00025, इस तरह के नंबर्स में इन जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ इनका ही महत्व होता है ना? ये सब रूल्स में पढ़ाया गया, ठीक है? तो इन सभी नियमों के अनुसार से 0.0025 में सिर्फ यही दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, ये तीनों जीरो नहीं होंगे, ठीक है? इसमें कितने टोटल है? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है? उसी तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे इन्होंने 208 बॉल्स बोल दिया, 208 बॉल्स, 208 ऑरेंजेस, तो फिर 208 में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पर यहाँ उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो इसको एक प्रकार से हम ऐसे यूनिट्स ले लेते हैं, ठीक है? कोई यूनिट्स ले लेते हैं, 208 सेंटीमीटर ऐसे में कुछ मान लिया जा रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब भले इसमें, अब भला इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से आ गए? तो देखिए, यहाँ पे ये 2 और 8 नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो कंफर्म है कि ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
और दो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, तो फिर टोटल तीन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना। और फोर्थ वाला, सॉरी थर्ड वाला 5005, सेम लॉजिक जैसा पहले क्वेश्चन में लगाया। फाइव फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उनके बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। अब वो सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, रूल्स याद है तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। 126,000। हाँ, एक और बात, अगर ट्रेलिंग जीरोस वोंट बी सिग्निफिकेंट इफ दे आर बिफोर डेसिमल्स, ठीक है। मतलब 126,000 इसके ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, पर 126,000 ये सिग्निफिकेंट है। क्यों? तो ये नियम है। नियम कैसे पता चलेगा? तो वो क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हमने पहले वाली वीडियो में इसको बताया है, ठीक है। इससे आप देख के कर सकते हैं, आप वहां पे एक बार जाके रेफर कर लीजिए और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे 126,000 में सिर्फ तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ये तीन जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। उसी तरह से फिफ्थ पे चला जाए, तो देखिए ये कौन 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 क्या कहते हैं, जो हमने बताया 126,000 उसी के जैसा ये एग्जाम्पल है। 500.0, यानी ये जीरो जो एंडिंग जीरो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसी तरह से ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो उस हिसाब से यहाँ टोटल चार सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका बस कारण यही है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे पता करना वो आपको याद नहीं या फिर पता नहीं, इसलिए आप एक बार उसको देख लीजिए। आप एक बार उसको देख लेंगे तो आराम से करेंगे, ठीक है। सिक्स वाला 2.0034, तो इसमें कुछ कहना है ही नहीं, ये दोनों सिग्निफिकेंट, ये दोनों सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के फिगर के बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो टोटल पांच सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। आई होप मतलब इजी से है, कुछ इसमें खास नहीं करना, हमको नहीं लगता इसमें। अब आते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का भी प्रोसेस हमने बता रखा है, 34.216। मतलब क्या है कि हम इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, जो चीज हम लोगों ने पहले ही कर रखा है उसमें क्यों ही ज्यादा टाइम बर्बाद। 34.216 इसको क्या करना है, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक में राउंड ऑफ करना है, तो 34.216 इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर, पांच। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे राउंड ऑफ करना। तो सबसे पहले 216 में जो सिक्स क्या है वो फाइव से बड़ा है, तो जब राउंड ऑफ करना होगा तो हमको इस सिक्स को हटा के ही वन को प्लस वन करना होगा, यानी ये टू हो जाएगा 34.22। अब हमको क्या करना है, इसको भी हटाना है, क्योंकि हमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर ही चाहिए। जैसे 34.216 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो कहाँ तक चाहिए, हमें यहीं तक चाहिए, तो हमें ये 16 को हटाना होगा, तो उस हिसाब से अब हमें टू को भी हटाना, टू क्या है, लेस देन फाइव, तो बस ये 34.2 राउंड ऑफ हो गया। तो हमें जो राउंड ऑफ करके वैल्यू आया वो 34.2। उसी तरह से सेकंड वाला 10.4197, तो हमें यहाँ तक इसको करना है राउंड ऑफ, तो 10.4197, ठीक है। तो सबसे पहले सेवन को राउंड ऑफ करना है, तो जब सेवन को राउंड ऑफ करेंगे, सेवन को हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेवन ग्रेटर देन फाइव है, यानी इसको हटा के यहाँ प्लस वन करना होगा, तो क्या हो जाएगा 10.41, नाइन में प्लस वन करेंगे तो वो 10 हो जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा एक आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको अब हटाना है, तो जीरो को जब हटाएंगे तो ऑब्वियसली लेस देन फाइव है, तो ये हो जाएगा 10.42। अब टू को हटाना है, तो टू भी लेस देन फाइव है, तो ये हो जाएगा 10.4, बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से 1.20 का थर्ड वाला 0.04597, तो इसके तीन सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ तक है, यानी हमको सिर्फ सेवन को हटाना है। तो सेवन को हटाएंगे तो सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, यानी इससे पहले वाले डिजिट में प्लस वन करना है, तो 0.0459, यहाँ प्लस वन करेंगे नाइन में, तो 0.0460, क्यों, नाइन प्लस वन 10, तो एक एक्स्ट्रा कैरी एक आएगा, एक्स्ट्रा एक बचेगा कैरी में, तो एक यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो फाइव प्लस वन सिक्स, तो हो गया वैल्यू 0.0460, हो गया क्लियर, है ना। उसी तरह से फोर्थ वाला 2808, हमें थ्री डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो यानी यहाँ तक करना है, तो बस राउंड एट को हटाना है, एट के बदले अब देखिए क्या है कि डेसिमल्स में तो डायरेक्टली हटा देते हैं, ठीक है, पर विदाउट डेसिमल्स वाले में नहीं हटा सकते, वहां पे हटाने के बाद वहां पे जीरो डालना होता है, ठीक है। तो बस
8 को हटा के वहां 0 डालेंगे, और 8 इज ग्रेटर देन 5 यानी उससे पहले यहाँ पे +1 कर देंगे, तो 2 8 1 0, बस। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। मतलब हमको नहीं लगता इसको उतना बताने की जरूरत है, ये सब तो बहुत बेसिक लेवल का, बहुत पहले क्यों होता है, राउंड ऑफ ये सब। अब आ जाते हैं 1.1 वाले क्वेश्चन पे। इसमें तो कुछ करना है, क्या करना है, अच्छा देखते हैं क्या करना है। हाँ 1.1 क्या है, 1.1 का तो कुछ है नहीं, ये भी आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 2 3 कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है कि मास ऑफ डाई नाइट्रोजन, यहाँ मास ऑफ डाई ऑक्सीजन यानी N2 और O2। तो क्या करते हैं, हम सबको पहले मोल्स में बदल देते हैं, ठीक है। तो 14/28 और ये 16/32, 14/28 32/32, 28/28 32/32, 28/28 80/30। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तो ये है 1/2 1/2 सॉरी 1, तो मतलब उल्टा भी लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखे हो क्या, इसको रिएक्शन वाइज लिखेंगे, मतलब हाफ मोल ऑफ N2 प्लस हाफ मोल ऑफ गिव्स अस क्या देगा N। मतलब यहाँ पे रिएक्शन इस प्रकार से हो रहा है कि वो पूरा पूरी कंज्यूम हो जा रहा है, पूरा पूरी रिएक्ट, हाफ मोल ऑफ N2 प्लस 1 मोल ऑफ O2 यानी 2 NO2, नीचे वाले में 1 मोल N2 और 1 मोल O2, तो N2O2, दिस इज सिमिलर टू N2N, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। या फिर अगर आपको नहीं भी समझ में आया भी तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। और 1 मोल ऑफ N2 प्लस 2 सॉरी, दिस विल गिव अस N2O5। इससे आप क्या देख रहे हैं, आपके लिए कुछ याद आ रहा है इसको देख के? इसको देख के आप समझ सकते हैं ये लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शंस को फॉलो करता है। क्या था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि जब हम किसी चीज को कंबाइन कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, और ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म करते हैं मिलकर, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन को लें, तो कार्बन दो अलग अलग चीजें बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब उसमें से, अब इसमें दो कंपोनेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दो एटम्स, दो एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। अब उसमें से किसी एक का वेट फिक्स कर दें, किसी एक का वेट अगर फिक्स कर दें, तो बाकी जो दूसरा बचेगा उसका वेट का जो रेशियो निकालेंगे वो नेचुरल नंबर्स का रेशियो होगा। यही था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वही लॉ ऑफ वही बस यहाँ पे है, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इनडायरेक्टली कहता है कि दो एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलकर वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। CO2, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन CO बना सकता है, CO2 बना सकता है, C2O3 - 2 बना सकता है। उसी तरह से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर ऊपर दिए गए यहाँ पे ये जो चार वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आप देख सकते हैं वो बनाएंगे, ठीक है, ये चार वैरायटी, ये दर्शाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आई डोंट होप अब हमको इसमें कुछ ज्यादा कहने पड़ा, तो इसको अब खत्म करके आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इज 1 किलोमीटर इक्वल टू मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो इक्वल टू 10⁻6 मिलीमीटर, है ना, इक्वल टू इक्वल टू 10⁻15 पिकोमीटर, 10⁻15 पिकोमीटर। इसमें मतलब हमको कुछ करना नहीं था खास, ठीक है, ये तो बस यूनिट कन्वर्सन है। अब यूनिट कन्वर्सन में हमको अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो आपको आता ही है, ठीक है, कैसे नहीं आएगा, इतना कुछ नहीं है। 1 mg इक्वल टू 10⁻−6 kg। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 10⁻−3 ग्राम्स लिखेंगे, और फिर उसको फिर केजी में बदल देंगे। उसी तरह केजी को नैनोग्राम में भी लिख सकते हैं, तो 10⁻−3 ग्राम्स को नैनोग्राम में कैसे लिखेंगे, 10⁻6 नैनोग्राम्स, बस। ये आपको कन्वर्सन करना है ना। सबसे पहले क्या करिए, इन चीजों को इस यूनिट पे लाइए जो मतलब स्पेसिफिक है, जैसे मास का यूनिट है तो उसको पहले ग्राम में बदल दीजिए, ग्राम से बाकी सब कुछ आसानी से होता है conversion। वॉल्यूम का यूनिट है,
उसको पहले लीटर में बदल दी, उसके बाद बाकी सारा कन्वर्सन कर। उसी तरह से डिस्टेंस का, तो उसको पहले मीटर में बदल दी, उसके बाद सारा कन्वर्सन कर दे। उससे आसानी हो जाता है और एरर प्रूफ। ठीक है। और भी कुछ होगा तो उसको स्टैंडर्ड चीज पे ले आइए, उसके बाद करते रहिए, यूनिट कन्वर्सन रखने वाला नहीं है, और एरर के चांसेस भी कम हो जाए। अब बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट 1.22 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट है वो 2 नैनो सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसमें हमको कुछ करने का है नहीं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो बस 3 × 10⁸ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻9 नैनो सेकंड को सेकंड में बदल दिए, बस 0.6 मीटर हो गया आंसर। इसमें कुछ है नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम, यूनिट सा कन्वर्सन हो आंसर आ गया। नैनो सेकंड को सेकंड में बदल दिए। अब जैसे स्पीड मीटर बाई सेकंड में है ना, तो टाइम भी सेकंड में होना चाहिए ऑब्वियसली। नहीं तो ऐसा करिए, स्पीड को मीटर बाई नैनो सेकंड में बदल दीजिए। जैसा करिए बेस्ट होगा, टाइम को ही नैनो सेकंड में बदल, टाइम को ही नैनो सेकंड से सेकंड में कर दीजिए, इजीली कैलकुलेट। ठीक है। तो 1.22 भी हो गया, और कितना दूसरा सर 1.2। मतलब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है। ठीक है। रिएक्शन क्या है, ए प्लस B2 गिव्स अस AB2। ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने बोला कि 300 एटम्स ऑफ ए दिया और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी दिया। बी नहीं, B2 बोलना चाहिए था I guess। हाँ, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 बोलना चाहिए था यार। ठीक है। जो तो अब क्या है कि एक एटम ऑफ ए एक मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट करता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ react करता है। तो अब 200 मॉलिक्यूल ऑफ B2 है, 200 मॉलिक्यूल ऑफ B2 है, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 चाहिए, सॉरी, तो वन एटम ऑफ ए के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 चाहिए है ना। पर यहाँ पे 300 एटम ऑफ ए तो है, पर उस हिसाब से 300 मॉलिक्यूल ऑफ B2 नहीं है। क्या है? नहीं है। जैसे 300, हमें एक एटम ऑफ ए के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ B2 चाहिए। ठीक है। पर 300 एटम ऑफ ए के लिए तो 300 मॉलिक्यूल ऑफ B2 चाहिए होगा। पर यहाँ पे सिर्फ 200 एटम ही दिए गए, तो 200 मॉलिक्यूल ही दिए गए हैं B2 के। यानी यहाँ पे B2 जो है वो क्या है, क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। B2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। उसी तरह से सेकंड में देखा जाए, एक मॉलिक्यूल ए का एक मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट करेगा। ठीक है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये B2 कहना चाह रहे हैं कि बी कहना चाह रहे हैं, तो इसको B2 ही मान लेते हैं। ठीक है। अगर बी मानेंगे तो आंसर दूसरा हो जाएगा, B2 मानेंगे तो आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है। तो B2 मान के चलते हैं। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल B2 से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे 2 मोल ए दिया गया है और 3 मोल B2 दिया गया है। ठीक है। तो अब क्या कि 2 मोल ए को 2 मोल B2 ही चाहिए, यानी यहाँ पे B2 जो है 1 मोल B2 एक्सेस है, यानी यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ए है। जो एक्सेस में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, जो एक्सेस में नहीं होता है या जो जल्दी खत्म हो जा रहा है, जो पहले खत्म हो जा रहा है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट होगा ए। उसी तरह से चला जाए नीचे, थर्ड वाला, 100 एटम्स ऑफ ए और 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। यहाँ दोनों सफिशियंट है, यहाँ पे दोनों सफिशियंट है, मतलब एग्जैक्टली है कि एक एटम ए को 1 मॉलिक्यूल B2 चाहिए, तो यहाँ पे 100 एटम ऑफ ए को 100 मॉलिक्यूल B2 चाहिए, और कंप्लीटली एक दूसरे से रिएक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। फोर्थ देखा जाए, 5 मोल्स ऑफ ए प्लस 2.5 मोल्स ऑफ बी। अब 1 मोल ए को 1 मोल बी चाहिए, पर यहाँ पे बी पहले खत्म हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 2.5 मोल बी है, तो 2.5 मोल ए बच जाएगा। यहाँ पे ए एक्सेस में और बी लिमिटिंग रिएजेंट है। उसी तरह से जो फिफ्थ है, उसमें
ए पहले खत्म हो जाएगा और बी का 2.5 मोल्स बच जाएगा, यानी यहाँ पे ए लिमिटिंग रिएजेंट है, बी एक्सेस में। ठीक है, अब 1.24 में चला जाए। डाइनाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू गिव दिस। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करने से फायदा होता है, तो बैलेंस हो गया। अब हमें 10 पावर 3 ग्राम्स 2 × 10 पावर 3 ग्राम्स नाइट्रोजन दिया गया N2। तो पहले इसका वेट, इसका मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ठीक है, इस तरह से N2, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो गिवन वेट 2 × 10 पावर 3 ग्राम्स बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, तो 28। उसी तरह से NH2, तो दैट विल बी गिवन वेट 10 पावर 3/2। ठीक है, अब क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रेजेंट। तो पहले यहाँ देखना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो नाइट्रोजन होगा 10 पावर 3/2। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है। कैसे, तो देखिए यहाँ सबसे पहले कौन खत्म होगा, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पहले खत्म होगा कि हाइड्रोजन खत्म होगा, नाइट्रोजन खत्म होगा। कैसे, देखिए 10 पावर 3/14 नाइट्रोजन है, तो उस हिसाब से कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 × 10 पावर 3/14 हाइड्रोजन, दैट इज लेस देन 10 पावर 3/2। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेस में और नाइट्रोजन कम अमाउंट में, तो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है। और जो रिजल्ट भी आएगा वो नाइट्रोजन के हिसाब से आएगा। तो मतलब अगर 1 मोल N2 से हमें 2 मोल NH3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे 10 पावर 3/14 मोल N2 से 10 पावर 3/14 मोल्स इंटू 2 मोल्स ऑफ NH3 मिलेंगे। ठीक है, अब इस हिसाब से वेट भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो कर लेते हैं। वेट इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ अमोनिया फॉर्म विल बी 10 पावर 3/14 इंटू 2 × 17। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 17/7 इंटू 10 पावर 3, यानी इससे आ जाएगा 7×2 = 14, 7×4 = 28, 7×2 = 14, 7×56, बस काफी है। इतना ग्राम्स अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें तो हमने बता दिया कि हाइड्रोजन एक्सेस में, नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे कौन विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, तो कौन बचेगा, हाइड्रोजन अनरिएक्टेड बचेगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा कितना अनरिएक्टेड बचेगा। चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे 10 पावर 3/14 नाइट्रोजन रिएक्ट किया। ठीक है, 10 पावर 3/14 मोल्स नाइट्रोजन रिएक्ट, तो उस हिसाब से इंटू 3 हाइड्रोजन भी रिएक्ट करेगा। अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन था, 10 पावर 3/2। तो हमारे इतना हाइड्रोजन हमारे पास था, उसमें से इतना रिएक्ट कर गया, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग H2 रिमेन्ड इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 3 इंटू 1/2 - 3/4। ठीक है, इससे आएगा वैल्यू 10 पावर 3 इंटू 7 सॉरी, हाँ ये इतना मोल्स है, 2/7 इंटू 10 पावर 3 मोल्स H2 रिमेन। अब इसको वेट में बदलना होगा, तो वेट ऑफ H2 रिमेन, सॉरी मास ऑफ H2 रिमेन, तो 2/7 इंटू 10 पावर 3, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट 2 होगा, यानी 4/7 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, इस समय वैल्यू कितना है, इतना ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ टफ है नहीं। ठीक है, इसको सिंपल में 571.4 ग्राम्स भी लिख सकते हैं, क्या ही जाएगा। अब 1.25 क्वेश्चन, 0.50 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट एंड 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट है, ऑब्वियसली डिफरेंस। 0.50 मोल्स क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स है, कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स है। पर 0.50 मोलर है कि 1 लीटर में कितना मोल पड़े, 1 लीटर में कितना मोल पड़े। तो वही अगर हम 2 लीटर 0.50 मोलर Na2CO3 लेंगे तो हमको 1 मोल मिलेगा, 3 लीटर लेंगे तो 1.5 मिलेगा, 4 लीटर लेंगे तो 2 मोल मिलेगा। पर 0.50 मोल्स Na2CO3 मतलब 0.50 मोल्स Na2CO3, इतना का इतना ही, इससे ज्यादा ना ज्यादा ना कम। पर मोलर मतलब वैल्यू चेंज होते रहता है, जितना हम लीटर लेंगे उस हिसाब से वैल्यू होगा। ठीक है, तो बाकी मुझे कुछ बताना है।
मतलब 0.50 मोल है वो पर लीटर है, और 0.50 मोल्स वो एग्जैक्ट मोल्स। अब आते, हाँ तो 1.25 हो गया, अब आते 1.2। व्हाट इज 1.26? कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर वेपर बना, इसमें 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट हुआ और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिएक्ट हुआ। कितना आएगा? 10 वॉल्यूम आएगा। देखिए, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, यहाँ पे 10 लीटर 5 लीटर बोल देता तो 10 लीटर आएगा, 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम बना तो 10 वॉल्यूम आएगा। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। ठीक है, ये हमने बताया था उसमें भी। इसको अवोगाड्रोस लॉ कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो, गैसेस के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, तो बस तो अब मान लीजिए अगर यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर हमको 2 मोल H2O दे रहा है, तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन मिलकर हमको 2 वॉल्यूम पानी देगा, वेपर देगा, वाटर वेपर देगा। तो अब 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन, 10 वॉल्यूम वाटर देगा, वाटर वेपर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आया कि कैलकुलेट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। हाँ ठीक है, देखो क्या बेसिक यूनिट आमतौर पे ऐसा यूनिट होता है 28.7 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर -12 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28.7 10 पावर -12 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.87 इंटू 10 पावर -11 मीटर। ठीक है, ऐसे ही लिखना चाहिए। उसी तरह से सेकेंड वाला भी 15.15 पिकोमीटर, इसको लिख सकते हैं 15.15 इंटू 10 पावर -12 मीटर। दैट कैन बी रिटन एज 1.515 इंटू 10 पावर -11 मीटर। हो गया। अब थर्ड वाला 25365 मिली। अब इसका बेसिक यूनिट क्या है? किलोग्राम होगा कि ग्राम होगा? तो देखिए, अब क्या है कि बेसिक यूनिट ऐसा यूनिट, वो कुछ नया बात नहीं। तो ऑब्वियसली मतलब जब चेंज करेंगे तो ग्राम में बदल के चेंज करेंगे, पर हमको जो भी वैल्यू लिखना है वो एक ऐसा यूनिट हो। ठीक है, तो बेसिक यूनिट मीन्स ऐसा यूनिट, तो बस पहले इसको ग्राम में बदल लेते हैं ताकि आसान हो। तो इंटू 10 पावर -3 ग्राम। अब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो फिर 2.365 इंटू 10 पावर -6 ग्राम, किलोग्राम। तो बस ये जाएगा 2.5365 इंटू 10 पावर -2। ये ठीक हो गया, है ना? आसान था। अब चलते 1.28 पे। अब आसान आसान से क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन वाली कोई बात नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा और आज का सेशन फिर लगभग खत्म हो जाएगा। ये कितने 9 तो चलिए कर ही लेते हैं ये भी क्वेश्चन। इजी से ही है ये सब भी। हाँ, एक नजर में देख के कर देगा कोई भी इजी है। कैसे इजी है तो चलिए देख लेते हैं। बोला है कि 1.28 में कि किस इन नीचे दिए गए एटमों में किसमें, मतलब नीचे दिए गए मतलब कुछ एलिमेंट्स, और हमने इतना इतना वेट एलिमेंट लिया, तो टोटल किसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं एयू का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। एयू का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 197 करीब। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयू कितना हो जाएगा? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट 1 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 197। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एयू कितना हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 पावर 23। 6.022 इंटू 10 पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो उसको एवोगैड्रो नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इन 1/197। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड वाला, 1 ग्राम सोडियम। इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? गिवन वेट 1 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कितना है? 23। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा? 1/23। इसको NaU लिखना है। ठीक है, 1/23 एन एवोगैड्रो नंबर, तो इसको लिख रहे हैं Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। उसी तरह थर्ड वाला 1 ग्राम लिथियम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1/given वेट। लिथियम का वेट होता है, हाइड्रोजन मीडियम लिथियम 7 होता है, मस्ती का वेट।
सात ही होता है। सात। तो नंबर ऑफ एटम्स 1/7 Na। उसी तरह से 1 ग्राम Cl2। तो नंबर ऑफ मोल्स 1/71। अब नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। क्यों मिस्टेक होगा? बहुत सारे बच्चे 1/71 into Na कर देंगे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स चाहिए मॉलिक्यूल्स में। हर एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 में फिर से 2 Cl है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2। क्यों? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 में 2 एटम ऑफ Cl है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2/71 Na। अब लिखते हैं सबका यहाँ पे एक साथ। Na कितना है? 1/197 Na। Na 1/23 Na। एन अरे, नंबर ऑफ अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Au कितना था? 1/197 Na। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम था 1/23 Na। ये इसका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिथियम 1/7 Na। नंबर ऑफ Cl2 कितना होगा? 2/71 Na। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/35.5 Na। अब कंपेयर कैसे? बताइए कौन बड़ा हो? आप देखिए कि न्यूमरेटर सबका सेम। ठीक है, जब एक फ्रैक्शन में सबका न्यूमरेटर सेम होता है, एक फ्रैक्शन में जब सबका न्यूमरेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है सबसे, उसका वैल्यू बड़ा होता है। एक फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होता है, उसका वैल्यू बड़ा होता है, उस फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा छोटा डिनोमिनेटर वाला कौन है? NLi। यानी लिथियम में सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट है। बस, हो गया। ठीक है, और कुछ एक्सप्लेनेशन हमको देने का इसमें जरूरत है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं 1.2 में। गिवन कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू 0.04। अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू एन इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। 0.040। इससे हम लोग क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के बीच में रिलेशन निकालेंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो H2O है वो 24 टाइम्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल है। ठीक है, मान लीजिए हमने 1 मोल इथेनॉल लिया। ठीक है, या चलिए हमने X मोल इथेनॉल लिया। ठीक है, तो वाटर कितना मोल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर विल बी 24x। अब हम इससे क्या करते हैं? वेट ऑफ X निकालते हैं। वेट ऑफ वाटर कितना होगा? 24x इंटू 18 नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या करते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालते हैं। ये ग्राम्स में होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। मास आया 24x इंटू 18 ग्राम, और डेंसिटी होगा इसका 1 kg/लीटर। 1 kg/लीटर यानी 1000 ग्राम/लीटर। ठीक है, यानी ये वॉल्यूम आ गया हमें लीटर्स में। ठीक है, अब क्या करना है हमें? पहले समझ में आया? पहले हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के बीच में रिलेशन निकाला। मोल फ्रैक्शन दे रखा तो उससे निकाला। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल को एक मान लिए, तो उस हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O वाटर निकाल लिए। अब उससे क्या हुआ? हम मास ऑफ वाटर निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 18। अब क्या हुआ कि हमें डेंसिटी पता है। डेंसिटी उन्होंने बोला लेने 1, मतलब उन्होंने यूनिट नहीं मेंशन किया, मतलब 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब लेने को, यानी 1 kg/लीटर। ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करके 1 kg/लीटर डेंसिटी। ठीक है, तो 1 kg यानी 1000 ग्राम/लीटर। ठीक है, तो डेंसिटी है 1000 ग्राम/लीटर। तो फिर क्या था?
हमने वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लिया। अब क्या है, मोलारिटी चाहिए, तो मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ओनली यहाँ पे, क्योंकि इथेनॉल को मतलब कुछ दिया नहीं तो उसका वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो अप्रोक्सीमेट ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एक्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 24 इंटू एक्स इंटू 18 बाई 1000। बस अब क्या करना है, 1000 गुना 1000 बाई 24 गुना 18, ठीक है। तो कैलकुलेट करना होगा 2.3148 ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ठीक है, 2.3148 बोला। मोल उन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया। मोल फ्रैक्शन से हम लोगों ने इथेनॉल और वाटर के मोल्स के बीच का रिलेशन निकाला। मोल्स ऑफ वाटर से हमने उसका वेट निकाला, फिर वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल नहीं दिया है, उसको जीरो मान लिया। मतलब एक प्रकार से क्या है कि अब जैसे देखिए हमने आ, एक गिलास पानी लिया, 1 लीटर पानी, अब उसमें एक चुटकी नमक डाला, तो एक चुटकी नमक का क्या ही वॉल्यूम होगा 1 लीटर पानी के सामने। वही हाल यहाँ पे। आपको एक बात पता है, 1 मोल पानी होता है, ठीक है। 1 मोल पानी का वेट कितना होता है, 18 ग्राम, है ना। अ, अ, हाँ, 1 मोल पानी का वेट 18 ग्राम, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 18 लीटर। सॉरी, ए ए ए 18 कितना होगा, 18 मिलीलीटर होगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए हम 1 मोल ना लेके करीब 100 मोल ले रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1.8 लीटर हो जाएगा। तो जब 100 मोल लेंगे तो 1.8 लीटर हो जाएगा। 1 मोल में 18 ग्राम। हाँ, तो 100 मोल में 1.8 लीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका बाई 24 मोल्स हम इथेनॉल लेंगे, ठीक है। तो बाई 24 कितना होगा, 100/24। और इसको वेट से मल्टीप्लाई, CH3OH 32 ग्राम, 32 ग्राम को 55 नहीं 16, कुछ ऐसा वैल्यू है, ठीक है। मतलब लगभग 2 kg वाटर में हम लोग लगभग 150 ग्राम इथेनॉल मिला रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये वॉल्यूम तो कंपेरेबल है, तो पर अब कर क्या सकते हैं, इन्होंने वॉल्यूम बताया नहीं है कुछ। तो अब मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है, आपके पास भी कोई उपाय नहीं है, तो उसको वहाँ पे जीरो मारने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। उनको वॉल्यूम देना पड़ता, और उन्होंने वॉल्यूम दिया नहीं, तो हम लोगों ने उसको जीरो मारा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम जो कहना चाह रहे हैं। हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ वाटर मान लिया, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। अब आते हैं 1.3। व्हाट विल बी द मास ऑफ 12C एटम इन ग्राम। तो 12C एटम इन ग्राम का वेट कितना होगा, 12 AMe। अब टू एक AMe इक्वल टू कितना होता है, 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बस एक 12C एटम का वेट होगा 12 इंटू 1.667 इंटू 10⁻24। आई होप एक AMe में इतना ही ग्राम होगा, नहीं तो कितना होगा, अच्छा सॉरी 1.661। तो बस हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब कुछ करना है नहीं, बस कैलकुलेट करिए। 12 इंटू 1.661 मोलारिटी हमने निकाल लिया था, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब मोलारिटी निकालने के बाद हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि अ, पता नहीं आवाज जा भी रहा है कि उनको पता भी नहीं चल। हाँ, तो वही कह रहे थे कि जैसे हम लोग मोलारिटी निकाली, ठीक है। अब क्या है कि जैसे क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज किया है जो आपको मे भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हमने वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल को क्यों नहीं कंसिडर किया, हमने डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यों मान लिया। तो ऐसा इसलिए किया, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल हमें बताया नहीं, ना ही डेंसिटी ऑफ इथेनॉल दिया या कुछ नहीं दिया, तो मतलब हमको किसी भी हालत पे वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल पता नहीं चल सकता।
तो उसको हम लोग जीरो एज्यूम करके डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कर बाकी सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। और 1.30 वाला एक्सप्लेन कर रहे थे, पर नेट के कारण एक्सप्लेन नहीं कर, आवाज में भी नहीं गई। तो देखिए 12 एक C12 कार्बन एटम का इन्होंने वेट पूछा है, एटम का पूछा, तो C12 का वेट कितना होगा? ऑब्वियसली 12 AMU होगा। अब एक AMU में 1.661 होता है इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU में 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो बस अब क्या है, वन कार्बन एटम का वेट विल बी 12 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 है ना। इससे वैल्यू आ जाएगा समथिंग लाइक 1.99 इंटू 10⁻⁻23। बस यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ठीक आसानी लगा होगा, इसमें कुछ है नहीं जो बस कन्वर्ट करना पड़ा और कुछ नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे इनका मूड कुछ और है, ठीक है। इनका मूड क्या है कि हमें पता है कि हमने क्या कंडीशन लिया है कि C12 को हमने स्टैंडर्ड माना है, ठीक है। और उसका स्टैंडर्ड क्या है कि जब हम 8 मोल C12 लेते हैं उसका वेट होता है 12 ग्राम, ठीक है। 8 मोल C12 लेते हैं उसका वेट होता है 12 ग्राम। तो वो चाहते हैं हम किस तरह से कैलकुलेट करें वेट एक एटम का। तो एक एटम C12 का वेट कितना होगा? 12/6.022 अब 8 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है ना। यानी जब हम 8 मोल C12 का वेट 12 ग्राम बोल रहे हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 C12 एटम्स का वेट 12 ग्राम है। तो फिर एक एटम का वेट कितना होगा? 12/6.022 इंटू 10⁻23, उससे भी सेम आंसर आएगा लगभग 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इस ये क्वेश्चन क्या है कि 0.02856 अरे इसको कैलकुलेट थोड़ी करना, इसमें उन्होंने बस डायरेक्टली सिग्निफिकेंट पूछा है, आसान। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या रूल है कि जब हम फाइनल रिजल्ट लाएंगे तो उसमें इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने दैट शुड बी, मतलब द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन रिजल्ट शुड बी द मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन ऑल दी ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मतलब क्या होता है? ए इंटू बी में ये ए क्रॉस बी यानी ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाइड बाई बी में ये ऑपरेटर है और ए और बी ऑपरेंड है। उसी तरह ए प्लस बी में भी ये प्लस ऑपरेटर है और ए और बी ऑपरेंड है। तो क्या कहते हैं, अब मान लीजिए कुछ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन किए तो जो ऑपरेंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ऑपरेंड्स विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। जैसे 2.3 इंटू 4, ठीक है। तो 2.3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अब 4 में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो अब चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में 1.31 में फर्स्ट वाला, इसमें क्या क्या टर्म्स है? 0.02856, इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट। 298.15, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट, सॉरी 5 सिग्निफिकेंट। 0.112 में 3 सिग्निफिकेंट। 0.5785 में 4 सिग्निफिकेंट, है ना। सो फाइनल प्रोडक्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 5 3 4 में से जो मिनिमम होगा उतने, यानी टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल वाले। उसी तरह से 2 में चला जाए, देखिए 2 में ना ये कंफ्यूजन, 2 में भी एक बात बताते हैं, 5 तो इससे पहले हमने क्या बोला था? 5 में एक सिग्निफिकेंट फिगर, पर यहाँ पे इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा? हमें क्यों इंक्लूड होगा? उसी तरह से हमने एग्जाम्पल बताया था 2.3 इंटू 4, ये वाला एग्जाम्पल को 2.3 इंटू 4.0.4 लिखेंगे, 0.4। तो अब यहाँ पे क्या है कि 5 इंटू 5.364 में इंफिनिटी होगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी इंटीजर से, एग्जैक्ट इंटीजर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इंटीजर होता है
उसमें इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। इसका एग्जैक्ट लॉजिक तो मैं आपको समझा नहीं सकता, अभी ऐसा ही माना गया है तो फिर वैसे ही मान के चलिए। अब प्लस कुछ कुछ बुक में अलग अलग लफड़ा होता है तो हम क्या ही बताएं। तो मोस्टली इस तरह के कंफ्यूजिंग तो नहीं पूछना चाहिए नेचर। और अगर पूछ भी ले तो अगर इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन है तो इंटीजर को इन्फिनिट सिग्निफिकेंट फिगर मान लीजिए, ठीक है। अनटिल 2.0 में एग्जैक्टली टू ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बट टू में इन्फिनिट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इससे पहले हमने सिग्निफिकेंट फिगर को बताया था, उसमें जो टू को वन बताया था हमने, यार 208 था तो उसमें थ्री सिग्निफिकेंट, तो वहां पे हमने 208 को कुछ इंटीजर नहीं मानते, मतलब कुछ यूनिट के साथ माना था, 208 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है, ठीक है। और अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, तो टेंशन नॉट, ऐसा कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। तो 5 × 5.364 ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर है, तो चार इज ऑब्वियसली लेस देन इन्फिनिट, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट में भी चार सिग्निफिकेंट फिगर है। उसी तरह से थर्ड, अब आता है एडिशन। एडिशन वाला में ये रूल था कि ऑपरेंड्स जो होंगे, ऑपरेंड जो होंगे, उसमें जो डेसिमल्स के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मान लीजिए ए में डेसिमल के बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, बी में डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट जो होना चाहिए ए प्लस बी का, उसमें डेसिमल के बाद दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। लिसन, डेसिमल के बाद, ओवरऑल नहीं बात करें, डेसिमल के बाद तो डेसिमल करें। यहाँ पे पहला वाला जो 0.0125, इसमें डेसिमल के बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर। 0.786, इसमें डेसिमल के बाद चार सिग्निफिकेंट फिगर। 0.0215, इसमें डेसिमल के बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर। यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, हमें जो डेसिमल्स से हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर पता चलेगा वो डेसिमल्स के बाद से पता चलेगा, हमें डेसिमल्स के पहले के सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पता होंगे, हमें उनको ऐड करके पता करना होगा, हमें उन्हें ऐड करना होगा, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो इनका पॉइंट टोटल पहले ऐड करना होगा, ठीक है। तो 0.804, ठीक है। अब हमको इसको राउंड ऑफ कर देना है तीन डिजिट तक, डेसिमल के तीन सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है, जिससे आएगा 0.8। कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि 1.820 ऐसा भी आ सकता है, तो उस केस में फिर हमें चार सिग्निफिकेंट फिगर से आंसर डालना होगा, ऐसे सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर आंसर, ठीक है। यहाँ पे आंसर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, पर हमें एक केस देते हैं जैसे 0.25 प्लस 0.75, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ डेसिमल के बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर हम डायरेक्टली दो डाल देंगे, जो कि गलत, क्यों, क्योंकि ऐड करने के बाद आएगा 1.00। यहाँ डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब डेसिमल से पहले भी कुछ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे डेसिमल से पहले भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो टोटल तीन सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस केस, ठीक है। तो ऐड वाले केस में एक बार ऐड कर लेना, और डेसिमल से पहले कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वो एक बार वेरीफाई, तो ये हो 1.3। 1.32 लिटरली हमको कुछ करना है नहीं, ये डायरेक्टली वही फॉर्मूला वाला एवरेज मास का क्या था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन या अवेलेबिलिटी इनटू मास, इसी तरह से सबका परसेंटेज कॉम्पोजिशन इनटू मास बाई 100%, बस इसमें मेरा कुछ करने को है। तो 0.337 इंटू 35.96755 प्लस 0.063 इंटू 37.96272 प्लस 99.6 इंटू 39.9624, ठीक है, बाई 100। और इतना खतरनाक है, करना पड़ेगा। हाँ, इसका वैल्यू आ रहा है 39.9, इतना ही लिखना चाहिए नहीं। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर करते हैं तो आंसर आएगा तब 40 पॉइंट, बस 40 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला टू है, टू टोटल लीस्ट, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर कंसिडर करते हैं तो आएगा एग्जैक्ट आंसर 39.94767, ठीक है, क्लियर, समझ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान था। अब 1.33, 1.33 ये सब मतलब क्या ही बताएं, इसमें आसान ही है। 1.33 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर 52 मोल्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, 52 इंटू
एवोगैड्रो नंबर तो 52 इंटू 6.022 इंटू 10^23, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाला 52 यूनिट एच, यू यहाँ पे है वेट का यूनिट, ठीक है, यूनिफाइड मास वेट का यूनिट। तो एक एच का वेट 4 यू है, तो 52 यू है, 52 यू एच लिया, यानी हमने टोटल 13 एच लिया है, बस। उसी तरह से थर्ड वाला 52 ग्राम एच, इससे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट टोटल 4 मोल्स हो गया, सॉरी 13 मोल्स हो गया, 52 ग्राम्स बाय 13 ग्राम्स। तो अब नंबर ऑफ एटम्स 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर, एक मोल में एक एवोगैड्रो नंबर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटू 6, इतने एटम्स होंगे बस, ठीक है, इजी था। अब करते 1.3। A welding fuel gas contains carbon and hydrogen. Burning a small amount of it in oxygen gives 3.38 grams carbon dioxide, 0.690 grams of water, and nothing. A volume of 10 liter of this welding gas is found to weigh 11.6 grams. Calculate temperature from molar mass of the molecule. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा है ना, पर हैंड इजी है। पहले हम लोग ये देखते कि क्वेश्चन को पहले तोड़ते हैं। हमने देखा कि एक गैस है वेल्डिंग फ्यूल। वेल्डिंग फ्यूल क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ सी एंड एच का ही बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो CH3H है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हो, प्लस ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करें एंड गिव अस CO2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते, ठीक है, पहले बैलेंस कर। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ x CO2 y/2 H2O, यहाँ पे x प्लस y/2 ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि कितने कार्बन फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड कितने फॉर्म है। तो 3.38 ग्राम फ्लो, तो इसको मोल्स में बदलते हैं। तो 3.38/44, तो इसका मोल्स में होगा करीब करीब 0.077। इसी तरह से H2O हुआ 0.690 ग्राम, इसको भी मोल्स में बदलते हैं। तो दैट विल बी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O विल बी 0.69/18, दैट विल गिव अस 0.03, ठीक है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो कार्बन था वो कितना था, 0.077 मोल्स ऑफ कार्बन था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ऑब्वियसली ये एक्स और वाई से पता चल ही रहा है, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ठीक है। तो दैट विल गिव अस 0.01। तो मतलब ये एक्स है और ये वाई, तो एक्स बाय वाई कितना होगा, एक्स बाय वाई होगा 0.0077/0.0019, यानी ऑलमोस्ट, क्योंकि एक्स में इंटीजर है तो एक्स बाई वाई भी इंटीजर होना चाहिए। अब आप कहेंगे एक्स और वाई इंटीजर क्यों, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो उसमें अब H2O लिखते हैं, HO। अब ऐसा थोड़ी है H2O लिखते हैं, इसको ऐसा थोड़ी कि HO.5 लिखेंगे, ऐसा नहीं ना लिखेंगे, लिखेंगे तो H2O लिखेंगे। हमने यहाँ बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि समझ में आ रहा है, रिएक्शन से ही दिख रहा है नंबर कार्बन, तो फिर उससे NC निकाल लिया। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। तो x बाई वाई अब क्या है कि NC इक्वल टू एक्स होगा और NH इक्वल टू वाई होगा, है ना, ठीक है, x मोल्स, ठीक है, और y मोल्स। तो x बाई वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी इसका मतलब हमें x बाई वाई का रेशियो आ गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या, अगर CXHY, ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इस हिसाब से होगा कि यहाँ पे ये x/y का रेशियो में होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH4
C4H आ रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, 3.38 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको 44 से डिवाइड ये कितना मोल्स है, 0.007। तो उसी तरह से फिर ये मिला, ओहो, number of hydrogen will be 2 times the moles in number of water. That will give us almost 0.076. XY will be almost equal to 1. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH, ठीक है। एक और तरीका है इसको करने का, वो हम बाद में बताते, ठीक है। अब क्या है कि अब देखिए STP पे 10 लीटर का वेट 11.6 ग्राम, ठीक है। तो हमको जानना है एक मोल का कितना वेट, एक मोल गैस का कितना वेट है। तो एक मोल गैस में होता है 22.7 लीटर, है ना। तो अब 10 लीटर का वेट 11.6 ग्राम है, तो 22.7 लीटर्स का वेट कितना होगा, 11.6 बाई 10 इंटू 22.7, है ना। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 263.72, यानी यानी क्या 263.32, यानी एक मोल गैस का वेट इतना ग्राम है, ठीक है। यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना है उस गैस का, 263.32। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट निकालते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट कितना है, CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है CH, इसका वेट होगा 13, यानी अब बस कुछ करना है नहीं, डिवाइड कर। अरे कुछ गड़बड़ नहीं करते ना, यहाँ डिवाइड बाई 10, 26.3। तो n निकाली, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसी से n क्या है, n हम बताते क्या है, 26/13 हो जाएगा, 26 ऑलमोस्ट 2, यानी इज इंटीजर, तो फॉर्मूला होगा C2H। अब देखिए बताते क्या, देखिए शुरू से क्या किया हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकाले, ये आया 0.07। हमने H2O का मोल निकाला, ये आया करीब 0.076। अब हमने क्या किया, हमें अब हम क्या करते हैं कि तो कार्बन मोल्स कितने हो गए, अरे सॉरी H2 का 0.3 है, तो कार्बन के मोल्स हो गए 0.076, H2 हाइड्रोजन के मोल हो गए 0.076। इतना तक हमने समझा। अब क्या है कि अब देखिए जो गैस है उसका 10 लीटर गैस का वेट 11.6 ग्राम है, ठीक है। तो अब क्या है कि वो जो 10 लीटर वेट है, तो हमें जाने कि एक मोल गैस, एक मोल गैस का वेट कितना होगा, एक मोल गैस में 22.7 लीटर होता है, 22.7 लीटर होता है, और 10 लीटर का वेट 11.6 है, तो 22.7 लीटर का वेट आ जाएगा करीब 26.33 ग्राम। एक मोल गैस का वेट 26.32 ग्राम है। अब क्या करेंगे हम, परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन निकाल, तो परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन तो 0.077 इंटू 12 क्यों, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकाले। तो परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय वेट बाय, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 26.33। हम लोग क्या करते हैं, टोटल परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन निकालें, टोटल वेट ऑफ कार्बन निकाल, ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ कार्बन कितना आएगा, वेट ऑफ कार्बन विल बी समथिंग भी लाइक कितना है 0.077, तो आएगा करीब 0.9217, ठीक है। चौरासी 0.94। वेट ऑफ हाइड्रोजन आएगा 0.076 इंटू 1। अब क्या है, यहाँ वेट ऑफ कार्बन इतना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन इतना है। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन टोटल मिलकर ये टोटल वेट ऑफ कार्बन है, ठीक है। यानी
जितना भी है कार्बन टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो जो टोटल वेट ऑफ कंपाउंड CXHY होगा, टोटल वेट ऑफ द कंपाउंड CXHY होगा, ये इन दोनों का सम ही होगा, है ना, इन दोनों का सम ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हमने टोटल वेट ऑफ कार्बन निकाला, टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक 0.94 प्लस 0.76, यानी अरे ये तो 1 हो जा रहा है, 1 ग्राम, ठीक है। अब क्या है कि हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सी, तो 0.924 यानी करीब 92.4%। हाँ, और परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन ये हो जाएगा 7.6%। अब ये किससे बदल गया, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला जो थर्ड क्वेश्चन होगा, याद करिए, आयरन इतना परसेंट था, ऑक्सीजन इतना परसेंट था, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, अब उसी में बदल गया। उसमें क्या बताया था, पहले परसेंटेज लिखिए, पहले एटम्स लिखिए, उसके बाद उनका परसेंटेज लिखिए, उनके परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा करीब 7.7 और ये आएगा 7.7। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करिए कि नेचुरल नंबर के रेशियो में है, तो 1:1, 7.6 से डिवाइड कर दिए तो ऑलमोस्ट 1:1 के रेशियो में है, तो इससे ये हो जाएगा, तो इसको इस नंबर को सी से और इस नंबर को एच, फिर से 1.34 में क्या करना है, सिंपल भाषा में सुनो, CXHY हमने क्या, CXHY gives us XCO2 plus Y2H2। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो आएगा 3.38/43, दैट विल बी ऑलमोस्ट 0.07। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे, दैट विल बी 3.69/18, दैट विल बी ऑलमोस्ट 0.076। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आप कुछ नहीं, बस number of moles of carbon will be equal to number of moles of carbon dioxide, that will be 0.076. Number of moles of hydrogen will be 2 times the number of moles of H2, that will be equal to, oh sorry, 0.0, number of moles of H2O will be 0.038, so number of moles of hydrogen will be 0.076. अब क्या करेंगे, हम weight of carbon निकालेंगे, that will be 0.0077, sorry 0.077 into 12, that will be almost 0.92, and we will find also weight of hydrogen, that will be almost equal to 0.076, clear, grams। तो अब क्या है कि CXHY जो है वो पर्टिकुलरली कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ CXHY भी वेट ऑफ C प्लस वेट ऑफ H, ठीक है, टोटल वेट ऑफ कार्बन प्लस टोटल वेट ऑफ हाइड्रोजन, सो दैट विल गिव अस ऑल 1 ग्राम। अब हम निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ C बाय मास, that 0.924/1 into 100, that will be 92.4। उसी तरह से हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड that will similarly come 7.6%, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ करना नहीं, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल, पहले हम क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ गैस निकालेंगे, 10 लीटर गैस का मास 11.6, ठीक है, 11.6 मोल, तो 1 मोल गैस का वेट कितना होगा, यानी 22.7 लीटर का वेट कितना होगा, तो 22.7 into 11.6 दैट विल बी ऑलमोस्ट 26। अब इसको अलग रखें, हमें मोलर मास ऑफ गैस आ गया, हमें क्या करते हैं, अब क्या है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए आपको थर्ड वाला क्वेश्चन याद है हम लोगों ने कैसे किया, वहां पे एक परसेंटेज ऑफ आयरन दे दिया था, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे दिया था। अब क्या करते हैं, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उनकी कंपोनेंट्स को लिखते हैं, कंपोनेंट्स को लिखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, उसके परसेंटेज को लिखते हैं 92.7.6। अब इसको उनके वेट से एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, तो आएगा 7.7, यहाँ आएगा 7.6। अब क्या करेंगे, इनको ऐसे नंबर से डिफाइन करेंगे ताकि इसको हम नेचुरल नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो में ला सकें, मतलब नियर बाय, अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा पर अप्रोक्सीमेट, तो इसको हम 7.6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको 1 से अप्रोक्सीमेट करेंगे, इसको भी 1 से। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर, इसमें कोई नया बात नहीं है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या करना पड़ता है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर n निकालना होता है। वो n क्या होता है? मोलर वेट बाई एम्पिरिकल वेट। मोलर वेट हमें पता है 26.32, एम्पिरिकल वेट यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट। और एक बात और ध्यान रखिएगा, n यहाँ पे इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये इसका वेट कितना होगा? ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इसका एम्पिरिकल वेट कितना होगा? 30, यानी 30। और n इंटीजर है यानी अप्रोक्सीमेटली n विल बी इक्वल टू 2। अब क्या करना होता है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी 2 इंटू CH C2H2 इस तरह से लिखिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ गया। अब चलते 1.35। तो सी ये रिएक्शन है, ठीक है। तो 1 मोल CaCH3 को 2 मोल HCl चाहिए, यानी 1 मोल HCl को हाफ मोल CaCO3 चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितने मोल ऑफ HCl दिया गया? हमें यहाँ पे 25 ml ऑफ 0.75 m HCl दिया गया। तो अब यहाँ पे हम मोल्स निकालेंगे HCl। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl विल बी वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन, यानी 25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.7, यानी 1.875 इंटू 10⁻² मोल्स। इतने मोल्स है, ठीक है। इतने मोल्स ऑफ HCl। तो फिर कितने मोल्स ऑफ CaCO3 होंगे? 1 मोल HCl को हाफ मोल CaCO3 चाहिए। तो इतने मोल्स ऑफ CaCO3 को, इतने मोल्स ऑफ HCl को 1.875 by 2 इंटू 10⁻² मोल्स ऑफ CaCO3 चाहिए होगा, है ना। इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 9.375 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ CaCO3। अब क्या करना है, इनको चाहिए मास ऑफ CaCO3। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 का 40 प्लस 12 प्लस 48 यानी 100। हमें पता है कि 1 मोल CaCO3 का वेट 100 ग्राम। तो इतने मोल CaCO3 का वेट होगा 9.375 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम, यानी 0.9375 ग्राम, ठीक है। इतना वेट ऑफ CaCO3 हमको चाहिए गिवन क्वांटिटी ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कराने के लिए, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर होगा। मतलब फिर से वही वॉल्यूम से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से वॉल्यूम, वही लफड़ा था, ठीक है। सिमिलर बेस ये 1.36 भी है। 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड दिया, ठीक है। तो पहले इसका वेट निकाल। मैंगनीज का मॉलिक्यूलर वेट होता है, सॉरी Mn का एटॉमिक वेट होता है 55, ठीक है। Mn का एटॉमिक वेट होता है 55। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 होगा 55 प्लस 32, यानी 5 2 7 5 9। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 होगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी 5/87। अब 1 मोल MnO2 को 4 मोल HCl चाहिए, 4 मोल HCl चाहिए। तो ये 5/87 मोल ऑफ MnO2 को 5/87 मोल्स ऑफ MnO2 को 5/87 इंटू 4 मोल्स ऑफ HCl चाहिए होगा, है ना। यानी टोटल 20/87 मोल्स ऑफ HCl चाहिए। अब इनको इसका वेट चाहिए, यानी 20/87 मोल्स ऑफ HCl चाहिए होगा, है ना। तो फिर इससे हमें वेट पता चल सकता है 20/87 इंटू 36.5। इससे वैल्यू निकाल लेते हैं 8.39 ग्राम्स। इतने ग्राम्स ऑफ HCl चाहिए। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड निकाला। अब 1 मोल मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को 4 मोल HCl चाहिए रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो गिवन मोल्स ऑफ HCl, गिवन मोल्स ऑफ MnO2, मतलब 5/87 मोल्स ऑफ MnO2 को 20/87 मोल्स ऑफ HCl चाहिए होगा रिएक्ट करने के लिए। अब हमने 20/87 मोल्स ऑफ HCl का वेट निकाल लिया और फाइनल आंसर 8.39 ग्राम्स आ गया। यही हमारा आंसर है, बस हो गया। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। देखिए सिंपल सा बात ये है, चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है। चैप्टर काफी इजी है, प्रॉब्लम्स थोड़े से प्रैक्टिस करिए। और अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे हैं
उससे हम समझ सकते हैं कि इसमें कुछ था नहीं ज्यादा। इधर से उधर कन्वर्सन, फिर उधर से इधर कन्वर्सन, कभी मोल से ग्राम्स में बदल रहे, मोल से वेट निकाल रहे, वेट से वॉल्यूम निकाल रहे, वॉल्यूम से डेंसिटी निकाल रहे, ये इधर उधर कन्वर्सन, बस उतना ही था, इसमें कुछ टफ नहीं था। इसलिए टेंशन नॉट, चैप्टर इजी है, बस क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं।